आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपका जो ये टॉपिक है वो कौन सी क्लास का है? 12th क्लास का। ठीक है। सो बेसिकली आपके जो कूलम्ब्स थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में बात की। वो फोर्सेस आपके कैसे हो सकते हैं? अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली फोर्स है क्या चीज़। फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज़ ए पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और ट्राई टू चेंज the position of an object और बॉडी। ठीक है। यानी कि जैसे अगर आपके पास कोई एक मास पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m है। आप इस पे एक f अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ये f अमाउंट का फोर्स दो चीज़ कर सकता है, या तो इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा, ठीक है, या तो क्या कर देगा, इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा, या फिर इसकी पोजीशन को चेंज करने का ट्राई करेगा, ट्राई टू चेंज पोजीशन। ये जो F अमाउंट ऑफ फोर्स इस पार्टिकल की पोजीशन को चेंज कब करेगा बेटा? जब ये सफिशिएंट होगा, जब ये कैपेबल होगा इसको मूव करने के लिए। और जब ये कैपेबल नहीं होगा तो वो सिर्फ उसको क्या करेगा? ट्राई करने का कोशिश करेगा। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फोर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है। सो सबसे पहले कूलम्ब्स ने कुछ कंडीशन सुपर इम्पोज की। ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो चार्ज पार्टिकल फोर्स को जनरेट कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात की थी। इसके बारे में बात की थी मैग्नीट्यूड, और प्लस में उसकी डायरेक्शन के बारे में कि एक चार्ज पार्टिकल सेकंड चार्ज पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बेसिकली, और कितने अमाउंट का फोर्स लगाएगा। सेकंड, इन्होंने ये माना कि जो भी फोर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं दो पार्टिकल्स के बीच में वो आपके पेयर्स में एग्जिस्ट होंगे बेटा। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे? दो होंगे अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो। ठीक है। अगर थर्ड की बात करें तो आपके जो चार्जेज होंगे वो रेस्ट में होने चाहिए बेटा। चार्जेज मस्ट बी इन रेस्ट। फोर्थ, जो भी आपके चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स या फिर एंटिटीज। ठीक है। उसके बाद जो ये जो फोर्सेज लगेंगे वो कैसे होने चाहिए? सेंट्रल फोर्सेज होने चाहिए। कैसे फोर्सेज होने चाहिए? सेंट्रल फोर्सेज होने चाहिए। सो दीज आर दी बेसिकली यू कैन से कि ये आप कंडीशन भी मान सकते हो, वो जो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने से पहले सुपर इम्पोज की गई थी। ठीक है। इन कंडीशन को हम एक साथ नहीं, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के साथ। सबसे पहले कूलम्ब्स ने क्या बताया कि लेट अस सपोज दैट आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये आपका फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है, ये आपका सेकंड चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे जो आपका चार्ज है वो कितना है? लेट अस सपोज दैट Q1 है। सेकंड चार्ज पार्टिकल पे आपका चार्ज है Q2 है। दैट इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सेकंड चार्ज पार्टिकल। बेसिकली दोनों चार्ज पार्टिकल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को आप कितना मान रहे हो? R मान रहे हो। ठीक है।
m1 is the mass of first particle and m2 is the mass of second charge particle, ठीक है। सो यहाँ से देखें तो जो आपकी r क्या है, r is the distance between the centers of two charge particles, or you can say species or entities, ठीक है। सो बेसिकली ये जो दोनों चार्जेज होंगे, ये चार्जेज कैसे होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। सबसे पहले तो ये समझो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि ये दोनों जो चार्ज स्पीसीज हैं, जो ये दोनों एंटिटीज हैं, जो उनकी रेडियस है, लेट अस सपोज दैट फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की रेडियस r1 है, सेकंड चार्ज पार्टिकल की रेडियस r2 है। ये जो दोनों की रेडियस है r1 और r2 वो वेरी स्मॉल है दोनों के सेपरेशन से, दैट मीन्स r से, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप ये बोल सकते हो कि साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। आप इन चार्ज पार्टिकल्स का जो साइज है उनको इग्नोर कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। यानी कि अगर जो ये इनकी रेडियस है दोनों, इन दोनों के बीच के सेपरेशन से बहुत कम है, तो आप इनके साइज को इग्नोर कर सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज बेसिकली। सो जैसे अगर ये चार्ज पार्टिकल फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है, Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है, और वो Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज को आप इसके सेंटर पे कंसंट्रेट होता हुआ मान सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज बेसिकली, ओके। सेकंड अगर हम बात करें तो जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं बेटा, ये चार्ज पार्टिकल्स कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे। ये चार्ज पार्टिकल भी रेस्ट में होगा, ये चार्ज पार्टिकल भी किसी स्पेस में रेस्ट में होगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है, r है, ठीक है। इनकी पोजीशन इनफाइनाइट भी हो सकती है, ओके। सो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ रहे हो, और इलेक्ट्रोस्टेट्स में क्या होता है, चार्जेज आपके रेस्ट में होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है कि जो ये फोर्स डेवलप करेंगे चार्ज पार्टिकल्स, वो पेयर्स में डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे। कैसे, क्या होता था बेटा, देखो ये आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है, Q1, सेकंड चार्ज पार्टिकल पे भी आपका चार्ज कितना है, Q2। दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं। जब आपके चार्जेज लाइक होते हैं, लाइक चार्जेज होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। रिपेल करने का मतलब क्या है, जो ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है इस सेकंड चार्ज पार्टिकल पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है, अवे फ्रॉम इट सेल्फ है, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम जो ये सेकंड चार्ज पार्टिकल है इस फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, अवे फ्रॉम इट सेल्फ, ठीक है ना। सो दैट मीन्स फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ने सेकंड चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाया F1, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम इस सेकंड चार्ज पार्टिकल ने भी इस फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाया F2। सो दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेज कितने हैं, 1 and 2। सो ये जो फोर्सेज हैं वो किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्ट्स अलोंग दी अपोजिट डायरेक्शन। कुलाम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि कुलाम्स लॉ, ये जो F1 और F2 है आपके दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसको अभी हम देखेंगे भी कैसे क्या होता है,
ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो फोर्सेज हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे बेटा, ठीक है। थर्ड क्या है, जो ये फोर्सेज हैं वो कैसे होंगे, सेंट्रल फोर्सेज होंगे, सेंट्रल फोर्सेज होंगे, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेज का मतलब क्या है, देखो अगर मान लो कि इस चार्ज पार्टिकल का सेंटर यहाँ कहीं है, इस चार्ज पार्टिकल का सेंटर यहाँ कहीं है, अगर इन दोनों के सेंटर को अगर हम मिला दें तो जो ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इस सेकंड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, इस लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस के अलोंग एक्ट करवाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो ये फोर्स F1 फोर्स लगा है, इन अगर इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर से पास करेगा। ऐसे ही जो Q2 चार्ज पार्टिकल है, Q1 चार्ज पार्टिकल पे F2 फोर्स लगा रहा है, वो अगर उस F2 फोर्स की डायरेक्शन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो वो इन दोनों के सेंटर से पास हो जाएगी। दैट मीन्स दे आर एक्ट्स अलोंग द लाइन joining of two center, ठीक है ना। पहला क्या था, रेस्ट में हो गया आपका, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, और आपके जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं, और जो ये फोर्सेज हैं आपके वो सेंट्रल फोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कुलाम्स ने क्या बोला कि जो ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है इस सेकंड चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगा रहा है। लेट अस सपोज दैट कि ये जो Q1 चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और ये Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है। आप अपोजिट भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। सो अगर ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस सेकंड चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव है उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अवे फ्रॉम इट सेल्फ, ठीक है ना। इन दोनों के सेंटर को अगर मैं जोड़ दूं तो जो ये फोर्स हैं F फोर्स वो इनके सेंटर से पास होगा अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो। ऐसी जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, F है, ठीक है। सो कुलाम्स ने क्या बोला कि ये जो फोर्स ऑफ, इसको आप क्या बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। अट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, अगर ये जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और सेकंड चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना। अभी दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स देयर विल बी ए रिपल्सिव फोर्स। तो इस फोर्स को आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बोल सकते हो, दैट ऑल डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द चार्जेज, ठीक है। तो कुलाम्स ने क्या बोला कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 पे, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, कुलाम्स ने जो बोला था। सेकंड क्या बोला कि जो ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से r है। सो दिस इज दिस सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, F जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करोगे तो एक कोस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ, ठीक है। जहाँ पे ये जो K है वो क्या है,
कोसेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, कई बार इस कोसेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आप इस टर्म्स में भी लिख सकते हो 1/4πε0, जहाँ पे आपका जो ε0 है वो भी एक कोसेंट है, और इस कोसेंट का नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी है बेटा 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो जो ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या हो गई आपकी, इस के की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में रख दो बेटा। सो इस वाले एक्सप्रेशन में रखोगे तो आपके पास कूलम्बिक फोर्स क्या आ गया, के की जगह रखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो दैट इज द अनदर स्टेटमेंट, अनदर मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो बेसिकली कई बार आप ये वाली फॉर्म यूज कर लेते हो, कई बार ये वाली फॉर्म यूज, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, यहाँ से देखें तो आप जो कोसेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के या फिर ε0 की यूनिट भी निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला से। अगर आप ε0 की यूनिट पहले निकालें तो इस वाले फॉर्मूला का यूज़ कर लो। यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन विल बी इक्वल टू 1/4π। 4π की तो कोई भी यूनिट नहीं होती, ε0 की आपको यूनिट निकालनी है। Q1 की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब, और सेकंड Q2 की यूनिट भी कूलम्ब डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस और यू कैन से सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, और R का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो ε0 की जो यूनिट है वो कैसे निकाल लोगे, ε0 विल बी इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखें तो इसकी यूनिट क्या आ गई, C स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट ऑफ ε0, यही तो थी। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही आप सिमिलरली के की यूनिट भी निकाल सकते हो और फर्स्ट वाली मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ना इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका the electrostatic force of repulsion between two equally positively charged ion, यानी कि दोनों के दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। पॉजिटिवली चार्ज हैं तो जो आपके दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और वो रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको गिवन है, कितना दिया है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। when they are separated by a distance of 5 मीटर। सो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, यानी कि R की वैल्यू आपको कितनी दी है, 5 ऑफ एंगस्ट्रॉम है बेटा ये। ठीक है, सो 5 ऑफ एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में चेंज करोगे तो 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, नाउ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम आयन। इलेक्ट्रॉन मिसिंग होने का मतलब क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि देयर विल बी ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। सो जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिस हो गए इन आयंस पे। सो जो रिपल्सिव फोर्स है F, उसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/4πε0
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल है 3.7 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। यहाँ से देखें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, दोनों चार्ज कैसे हैं, बेसिकली सेम चार्ज हैं, टू इक्वल पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि यू कैन से Q1 विल बी इक्वल टू Q2 और इसको आप किसके इक्वल ले सकते हो, Q के इक्वल ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी चार्ज की, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, चार्ज विल बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पे चार्ज को आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की टर्म्स में लिख सकते हो। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, इसी n की वैल्यू ही तो निकालनी है। इस Q1 और Q2 की वैल्यू इस वाले फॉर्मूला में यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 की जगह क्या रखोगे n टाइम्स ऑफ ई और Q2 की जगह भी क्या रखोगे n टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है बेटा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 n स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻⁻20। यहाँ से देखें तो 3.7 इंटू 10⁻⁻19। सो यहाँ से देखें तो n स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3.7 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10⁻20 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई ई का स्क्वायर। ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो n की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ से n क्या आ जाएगा अंडर द रूट 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10⁻20 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 1.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻38। इसको सोल्व कर लो बेटा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये वाली वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव ही आएगी। तो इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि आपके जो आयन से 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिस हो गए, ठीक है ना। सो दैट इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ए फ्री रेड कलर पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। जो फर्स्ट वाली पिथ बॉल है वो कैसे कलर की है, रेड कलर की है। उसका मास कितना है 8 ग्राम मास है बेटा, और उस पर चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। ये इस पर चार्ज है और वो चार्ज कैसा है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकंड ब्लू कलर पिथ बॉल फिक्स 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पिथ बॉल सो दैट द अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी। आप क्या कर रहे हो, एक सेकंड पिथ बॉल ले रहे हो यहाँ कहीं इसके नीचे, जो कौन से कलर की है ब्लू कलर की है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इस सेकंड ब्लू कलर का जो चार्ज है, एक तो वो चार्ज निकालना है, सेकंड इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका साइन कैसा होगा, वो चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो बताना है। कब, जब ये जो फर्स्ट वाली बॉल है वो स्टेशनरी रहे इसी पोजीशन पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेसिकली, सो लेट अस सपोज दैट ये आपका जो रेड वाली बॉल है वो कैसी है, रेड वाली बॉल कैसी है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। इस फर्स्ट बॉल पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा mg होगा बेसिकली। अगर इस सेकंड पिथ बॉल का जो चार्ज है नेगेटिव होगा दैट मीन्स इस फर्स्ट वाली बॉल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा दैट मीन्स ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहेगी,
ठीक है। तो फॉर स्टेशनरी स्टेट जो ब्लू बॉल पे जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही इस बॉल पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा तो जो ये जो ब्लू बॉल है इस रेड बॉल पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। और अगर जो मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू दिस रिपल्सिव फोर्स, इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी बॉल है वो स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एम जी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ रिपल्सिव फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो कोलम्बिक फोर्स। एफ ऑफ एम जी कितना होता है, एम इंटू जी। यहाँ से देखें तो रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो एम मास ऑफ द रेड बॉल कितना है बेटा, मास ऑफ द रेड बॉल है 8 ग्राम। 8 ग्राम को जब आप किलोग्राम में चेंज करोगे 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप कितनी ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9 ले सकते हो। उसके बाद Q1 चार्ज ऑन दी रेड बॉल, रेड पिथ बॉल पे कितना है बेटा चार्ज, 5 × 10⁻8 कूलम, एंड Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर यहाँ पे देखें तो वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 5 × 10⁻2 और मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो Q2 की वैल्यू सोल्व कर लो बेटा, Q2 की वैल्यू सोल्व कर लो। सो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे Q2 की वैल्यू तो वो देखो 8 × 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाई विद द क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ बेसिकली। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, Q2 की। तो जो ये ऊपर वाले फैक्टर नीचे आ जाएंगे, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई विद दी 5 × 10⁻8, ठीक है ना। इस Q2 की वैल्यू सोल्व कर लो। यहाँ से Q2 विल इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितनी है बेटा यहाँ पे, -3 फिर +1 फिर -4 एंड मल्टीप्लाई विद दी 25 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई विद दी 5 मल्टीप्लाई विद दी 10⁻9 -8। यहाँ से देखो तो इसको सोल्व करोगे तो 25 × 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 9 5 जा 45 10⁻1। यहाँ से देखें तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 9 जा 45 5 4 जा 20 0 40 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻7 और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। यहाँ से इसको अगर और सोल्व करोगे तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 किस पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जी 36 4.3 पे चला जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। सो नियरली 4.4 मल्टीप्लाई विद दी 10⁻7 कूलम आंसर आ गया, ठीक है ना। और ये मैग्नीट्यूड इस पे कितना होगा, इतना होगा, और इसका जो चार्ज का जो साइन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।